नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। अक्सर आपने लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत करते हुए देखा होगा। दरअसल फूड पॉइजनिंग में भोजन के जरिए विषैले तत्व आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे आप बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी का कारक वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी। तो वहीं कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार फूड पॉइजनिंग से जरूर पीड़ित होते हैं। इसमें उल्टी आना, जी मिचलाना, सर दर्द, चक्कर आना, पेट में मरोड़ और दस्त लगने की समस्या हो सकती है। फूड पॉइजनिंग को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। खुले में या देर तक रखा खाना आपके पेट को संक्रमित कर सकता है। सामान्य फूड पॉइजनिंग में आमतौर पर 3 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाता है। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो जटिलताएं हो सकती हैं। अगर आप कच्ची सब्जियां या कम पका हुआ मांस खाते हैं या कच्चा दूध पीते हैं या अंकुरित अनाज आदि खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों को जोड़ेंगे और आपको बता दें कि जो फूड पॉइजनिंग की समस्या है, उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रदूषित खाना। अगर हम दूषित प्रदूषित खाना खुला हुआ रखा हो, कई दिनों से रखा हुआ हो, ऐसे खाने का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में जाकर नुकसान करता है और उसकी वजह से उल्टियाँ आती हैं, जी मचलाता है, सर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, दस्त भी यहाँ तक लोगों को हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जो आमतौर पर कई लोगों को होती रहती है और जीवन में एक आध बार तो आम व्यक्ति को इससे जूझना ही पड़ता है। चलिए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स सुप्रिटेंडेंट रायपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे फूड पॉइजनिंग क्या है, कैसे ये होता है? जी, देखिए, फूड पॉइजनिंग जैसा कि नाम है, फूड पॉइजनिंग मतलब खाने से उत्पन्न होने वाली बीमारी। यदि खाना किसी भी रूप में प्रदूषित है, खाना मतलब खाना जो सॉलिडिफाइड फॉर्म है या लिक्विड पानी हो गया, जूस हो गया या कोई भी और चीज जो हम खा रहे हैं, यदि प्रदूषित है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है या प्री फॉर्म टॉक्सिन, इन चीजों से बनने वाला टॉक्सिन, तो ये जो चीज है इसको हम फूड पॉइजनिंग कह सकते हैं। यदि हम गंदा खाना खा रहे हैं, हाथ गंदे हैं, साफ सफाई नहीं है, या रॉ मीट एक बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है खासकर पश्चिमी देशों में, तो ये सारी चीजें जो हैं, यदि हम सफाई नहीं रखते हैं खाते समय खासकर, तो उनसे होने वाली बीमारी को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। सिम्टम्स जैसा कि मैंने बताया जो आते हैं, जैसा कि आपने अभी डिस्कस किया, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, उल्टी के साथ साथ मिचलाहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बीपी कम हो सकता है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये सारी कॉमन चीजें ऐसी बीमारी में देखने के लिए मिलती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से लोगों को ये फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर डॉक्टर रश्मि यहाँ पर बात करें, जो जैसा कि आपने अभी लक्षणों के बारे में बताया, जिस तरह से उल्टियाँ भी आती हैं, पानी की कमी की वजह से भी उल्टियाँ हो सकती हैं। दोनों में पहचान कैसे होगी कि ये हमने जो खाया है वो चीज़ हमें नुकसान हुई है या फिर पानी की कमी की वजह से हमें ये उल्टियाँ हो रही हैं? देखिए, दोनों ही चीजें एक तरीके से लिंक्ड है एक दूसरे से। फूड पॉइजनिंग मतलब हमने जो भी खाया वो प्रदूषित है, गंदा है ना, तो उसकी वजह से यदि गंदगी जो हमारे शरीर में जा रही है, तो अगर लार्ज अमाउंट में लूज स्टूल होता है किसी को, मतलब दस्त जैसे होते हैं, एक बात ये की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। दूसरा ये कि पेशेंट जो है बार 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 उल्टी कर रहा है, तो जो पानी जा रहा है शरीर में वो एक रास्ते से बार बार निकल ही रहा है, तो ये दोनों चीजें मिलके पेशेंट को डिप्रेशन होता है। ट्रीटमेंट इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम घर पे ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमें ओआरएस का पानी बना बना के थोड़ी थोड़ी देर में पेशेंट को देना है। मेन ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का, वो पानी की कमी ना होने देना है। बाकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट डेफिनेटली जरूरत है, अगर एंटीबायोटिक की जरूरत है वो भी हम देते हैं पेशेंट को, उल्टी रोकने के लिए एंटी एमेटिक दवा है वो भी देते हैं पेशेंट को। बस मेन चीज जिस पे हम फोकस करते हैं जो आगे चल के पेशेंट के लिए जानलेवा भी, खासकर छोटे बच्चे, 2 साल या उससे नीचे के बच्चों की बात करूंगी, उनमें डिहाइड्रेशन की वजह से इवन जान जाने का खतरा रहता है, तो हमें पानी की कमी को रोकना है।
दस्त धीरे धीरे रुक ही जाएंगे। बिल्कुल, और सही बात है कि अगर व्यक्ति कोई भी बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, अगर ज़्यादा उल्टी या दस्त का अगर वो शिकार होते हैं तो उनके शरीर के सारे पोषक तत्व बाहर निकल आते हैं और इसकी वजह से शरीर में कमजोरी भी आती है। डॉक्टर करण भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर करण, खाने को जी। लेकर हम बात कर रहे हैं, फूड पॉइजनिंग को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात ये निकल कर सामने आई है कि जो रखा हुआ खाना है, काफ़ी दिनों से या रखा हुआ हो या खुला हुआ रखा हो, ये चीज़ एक अलग हो जाती है। दूसरा, जो आजकल एक ट्रेंड बन गया है फ्रोजन का, कि रखा हुआ जो फ्रिज में रखा हुआ खाना है कि हम 2 दिन पहले कुछ बना के रख देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बना के रख देते हैं, चले भाई इनको 3 दिन बाद या 4 दिन बाद भी हम इस्तेमाल करेंगे तो निकाल कर इनको या फिर गर्म करके हम इसको खा लें। तो क्या वो चीज़ भी नुकसानदायक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और बहुत अच्छा डिस्कशन है ये फूड बॉर्न इलनेस और फूड पॉइजनिंग का। तो जो भी दूषित यदि भोजन होता है, चाहे वो फ्रिज का रखा हो चाहे बाहर का, अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें कुछ देर के बाद कोई ना कोई विषाणु, बैक्टीरिया या वायरस का डेवलपमेंट होता है। और ये ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें से बू सी आती है और साथ में उसमें से कलर भी चेंज होता है। तो इसमें वायरस हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, फंगस भी हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। फिर इसके अंदर फंगस भी होता है और पैरासाइट जो होते हैं। और ई कोलाई नाम के जैसे बैक्टीरिया हैं या साल्मोनेला जाति के हैं या बोtulism है, और दूसरे जो हैजा वाले हैं, जो ये इस टाइप के जो कीटाणु हैं, ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। जितनी ज्यादा इसमें देरी होगी रखे रखे, चाहे फ्रिज के अंदर हो चाहे बाहर हो, उसके खाने से हमारे पेट में जाते ही कुछ देर के बाद में कुछ सिक्रीशन बढ़ेगा, जी मिचलाएगा, कुछ एंजाइम्स उससे फाइट करेंगे, कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगे और जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी और ब्रेन में उसका असर होता है और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर में जाकर के असर होता है, फीवर भी आ जाता है, उल्टियां होने लगती हैं, पेट में ऐसा मरोड़ और दर्द होता है कि असहनीय हो जाता है, लूज मोशन भी होने शुरू हो जाते हैं मरोड़ के कारण। इंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी है, उसकी जो गति है वो बढ़ जाती है और पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसके फलस्वरूप होता यह है कि वो दर्द से कराहता है, हाथ पैर में ऐंठन होती है, मांसपेशियां ऊपर चढ़ने लगती हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उसको। सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग में जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो है लूज मोशन और वॉमिटिंग से, और पेट में दर्द से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। उससे हार्ट की जो गति है वो भी कम हो जाती है और मौत का भय भी रहता है कि पेशेंट अगर अच्छे से उसको उसका ट्रीटमेंट है, आईवी फ्लूइड उसका बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, जीवन रक्षक घोल होता है जैसे इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, उससे ओरली भी देते हैं और इंजेक्टेबल भी होता है, ग्लूकोज के इंजेक्शंस होते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप लगती है और अगर कोई इन्फेक्शन ऐसा डाउटफुल है तो उसमें एंटी पैरासिटिक आईवी ड्रिप भी चलती है और टिनिडोजॉल और नॉरफ्लॉक्स नाम की जो गोलियां हैं ये भी दी जाती हैं। पेट के दर्द की स्पाज्मी प्रॉक्सीवन वगैरह एनाफोर्टान इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि दर्द और ना बढ़े। जितना दर्द बढ़ेगा डिहाइड्रेशन और बढ़ेगा, तकलीफ बढ़ेगी और डैमेज होंगी उसकी सेल्स। तो ये एंटी स्पाज्मोटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी हेमेटिक है, उल्टी बंद करने की है, एसिडिटी की है। ये सब दवाइयां दे करके हमको मरीज को उसकी जान बचानी पड़ती है। 10-50 बोतलें भी आईवी लग जाती है, नीलोरली भी रखा जाता है, उल्टी के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, फीवर के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, हाइपर एसिडिटी उसकी कम हो जाए उसके भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये सब तत्काल ट्रीटमेंट होता है और इसमें जरा सा भी विलम्ब हुआ और खत्म हो जाते हैं। पहले के जमाने में उल्टी, दस्त, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और ये इस प्रकार की जो बीमारियां होती थी इसीलिए कॉमन थी। आज तो बहुत कम देखने को मिल रही, लेकिन पहले बहुत कॉमन थी। कुएं का पानी पीते थे, नदी का पानी पीते थे, जहां जानवर स्नान कर रहा है, सुअर उसमें बैठे हुए, वहां का पानी ले जाकर लोग बात पी लेते थे। पानी की पीने की समस्या नहीं थी, हैजा फैलता था, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती थी और दूसरे बुखार होते थे उससे, उसके कीटाणु से। जो हमारे को पढ़ाया गया है पीएसएम में, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, एक किताब ही होती है, एक सब्जेक्ट ही होता है। यदि आपने इस प्रकार के मरीज की अच्छी जांच करके उसका बीमारी को पकड़ के और अच्छा इलाज कर दिया तो उसे नया जीवन मिलता है।
और नहीं तो केस बिगड़ भी जाता है। अगर अच्छे से आपका इलाज नहीं हुआ तो वो डिहाइड्रेशन से और हार्ट अटैक से या रेस्पिरेटरी फेल्यूर से या फिर रीनल फेल्यूर से उसकी मौत भी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा डिस्कशन है हमारे देशवासी और प्रदेशवासी जनता को, जो अभी लोग बाग बिल्कुल। और सर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इसी तरह की जागरूकता और जानकारियां लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे कि जो एक बीमारी में लोगों को जो परेशानी होती है वो कम से कम इतनी परेशानियां उनको ना हो, उनको जागरूकता मिले, जानकारी भी मिल पाए। डॉक्टर रश्मि, चूंकि आप एक महिलाएं भी हैं और जिस तरह से खान पान को लेकर बात करते हैं, तो ये महिलाओं के विभाग में ज्यादा आता है किचन को किस तरह से रख रखाव करना है, क्या वहां पर कुछ ऐसी सावधानियां बरतने की जरूरत है? क्योंकि मैं इसको लेकर के स्टडी कर रहा था तो उसमें कुछ ऐसी चीजें भी समझ में आई कि जो हम औजार इस्तेमाल करते हैं जैसे चाकू छीलनी, तो उनको भी हमें साफ सफाई करके रखना होगा। तो किस तरह से वहां पूरी व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिससे कि जो बैक्टीरिया और जो हानिकारक कीटाणु हैं वो भोजन के अंदर प्रवेश न कर पाए? जी, देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहली बात, सब्जी कोई भी हो, फ्रूट कोई भी हो, आप जब भी बाजार से खरीद के लाएं, उसका धुला ताना, प्रॉपरली साफ सफाई करना बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, मैंने कई बार देखा है फ्रिज में हम सामान रख देते हैं और कईयों दिन तक उसका सेवन करते रहते हैं, ये सोच कर कि फ्रिज में एक टेम्परेचर है जिसकी वजह से हमारा खाना खराब नहीं होगा। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन इन डाउट ऑलवेज डिस्कार्ड। मतलब अगर आपको देख के लग रहा है कि ये खाने में कुछ गड़बड़ है, आप ये के अंदर ही नहीं, बाहर भी अगर ऐसा लग रहा है तो आप ना खाएं, ऐसी चीज का सेवन ना करें। दूसरी बात करना चाहूंगी मीट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में। जब भी आप घर पे नॉनवेज खाना बनाते हैं, आप कोशिश करिए कि बर्तन अलग बर्तन रहे और उनकी अच्छे से अच्छी सफाई करिए, ताकि जो इससे होने वाला इन्फेक्शन है उससे आप बच सके। कईयों लोगों को मैं देखती हूँ कि अंडे हो गए, अंडे कच्चे खाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इसको आप अवॉइड करिए। साल्मोनेला इन्फेक्शन जो कि एक टाइफॉइड वाली बीमारी भी करता है, ये कच्चे अंडे खाने की वजह से होता है, इसको आप अवॉइड करिए। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगी, जब भी हमारे पास नॉर्मल ओपीडी में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, खासकर फूड पॉइजनिंग के पेशेंट बहुत आते हैं, तो कईयों लोगों को पता नहीं होता है कि हमें करना क्या है। देखिए, ये बहुत ही आसान बीमारी है, ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ओआरएस के पैकेट, इलेक्ट्रॉल के पैकेट आपको हर फार्मेसी शॉप में मिलते हैं। ओआरएस के पैकेट लाइए, इलेक्ट्रॉल का पैकेट लाइए और आप घर पे बना के इलेक्ट्रॉल पीना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कईयों बार हेल्थ फैसिलिटी इतनी आसानी से आपको मिल नहीं पाती है, या आप दूर जगह पे रहते हैं, या गांव देहात में ये चीज अवेलेबल नहीं है, तो आप इतना कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉल नहीं है घर पे आपके पास, या ओआरएस नहीं मिल पा रहा है, तो घर पे नमक, चीनी, पानी का घोल बना के पीना शुरू करिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना होना पाए। कईयों बार बॉडी की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो बैक्टीरिया और वायरस से खुद लड़के अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट, जैसा कि ने बताया, इलेक्ट्रोलाइट की कमी से बचाना है अपने आप को, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। यदि डिहाइड्रेशन कॉन्टिन्यूअसली होता रहा तो पेशेंट एक समय में हाइपोटेंशन, मतलब बीपी कम हो जाएगा, जिसके बाद जानलेवा कंडीशन आती है शॉक, जिसमें पेशेंट जा सकता है और पेशेंट की जान जा सकती है। दूसरी चीज बात करना चाहूंगी, कईयों लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि कब हम डॉक्टर से मिले। लोग कहते हैं हमें तो हल्का दस्त हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 कंडीशन होती है। माइल्ड कंडीशन वो होती है जहां पे हम मरीज को मोटिवेट करते हैं कि आप घर पे रहिए, दवाएं खाइए, समय से पानी लीजिए, खाना हल्का लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। मॉडरेट वो कंडीशन होती है, सीवियर वो कंडीशन होती है जहां पे हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होइए, आईवी फ्लूइड लीजिए, जो नेसेसरी दवा है वो लीजिए, और 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है पेशेंट और हम छुट्टी कर सकते हैं। तो इस चीज का डिमार्केशन होना, पता चलना बहुत जरूरत है, खासकर छोटे बच्चों में। यदि आप देख रहे हैं आपका बच्चा दस्त हो रहा है, उसको उल्टी हो रही है, बच्चे की टंग, मतलब जबान सब सूखी हो रही है बराबर, इसके अलावा चमड़ी आप देख रहे हैं कि बहुत पतली गई है, सूखापन दिख रहा है, या बच्चा बहुत डल हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप लापरवाही ना करें, आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाए। हो सकता है कि पानी की कमी शुरुआती दौर में हो और बिल्कुल ठीक हो जाए, तो इस चीज का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है।
और बहुत अच्छी एक जानकारी आपने जो बीच में दी वो मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता देता हूं कि जैसे अगर आपके पास तुरंत में या आपके आसपास में वो सुविधा नहीं है, मेडिकल नहीं है, आपको ओआरएस नहीं मिल पा रहा है, तो आप घर पर भी वो बना सकते हैं। मैडम थोड़ी सी ये जानकारी और दे दीजिए कि कितनी चीनी, कितना नमक और कितना पानी उसमें प्रयोग करें। कम से कम ये एक ऐसी विधि रहेगी कि अगर जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और उनके साथ अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो वो तुरंत इसका उपचार कर सकें और अपने आसपास के लोगों को भी ये चीजें बता सकें। जी, देखिए पानी जो अडल्ट ओआरएस जो होता है, जो एक पैकेट होता है, उसको हम मान के चलते हैं कि 1 लीटर पानी, पहली बात तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। हम एज अ डॉक्टर 1 लीटर पानी कहते हैं, तो 1 लीटर पानी को समझने के लिए जो फ्रिज में रखी जाने वाली बॉटल होती है वो 1 लीटर की बॉटल होती है। आप उस 1 लीटर पानी को अच्छे से गर्म कर लें, उबाल लें, ठंडा कर लें, उसमें करीबन 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाएं और इस जो आपने अपना मिक्सचर रेडी किया है इसको एक साफ बर्तन में ढक के रखिए। जब भी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है या उल्टी हो रही है, थोड़ा थोड़ा पेशेंट को मोटिवेट करते रहिए कि रिप्लेस, इसको हम रिप्लेसमेंट कहते हैं, बेसिकली बॉडी फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करते रहिए। और धीरे धीरे यदि, और इस मिक्सचर को खासकर आप 6 से 8 घंटे में खत्म कर दीजिए। यदि मान लीजिए पेशेंट उतना अच्छा ले नहीं पा रहा है या मान लीजिए उतना पानी का इंटेक नहीं हो पा रहा है, तो 8 घंटे के बाद आपको इसको बचा के नहीं रखना है, आपको डिस्कार्ड करना है और यही सेम विधि से आपको दोबारा से फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो आपका ये फ्लूइड है उसको प्रिपेयर करना है और कॉन्टिन्यूअसली पेशेंट को देते रहिए जब तक दस्त और उल्टी रुक ना जाए। डेफिनेटली पेशेंट इंप्रूव कर जाते हैं। यानी कि 8 घंटे से ज्यादा इसको हमें बनाकर रखना नहीं है, 8 घंटे के अंदर अंदर इसे खत्म कर लें और अगर ऐसा लग रहा है कि और आवश्यकता है तो उसको पुनः उसी तरह से फिर से बनाएं और 8 घंटे तक के लिए फिर उसे रख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। डॉक्टर करण, सब्जियों को लेकर बात कही जाती है, चूंकि आजकल सिस्टम ऐसा है कि एक तो हर मौसम में हर सब्जी उपलब्ध हो रही है। चूंकि पहले मौसम के हिसाब से सब्जियां मिलती थी, अब आप किसी भी मौसम में कोई भी सब्जी लीजिए, केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं उसमें। क्या इस तरह की सब्जियां भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं? और फूड पॉइजनिंग को जो आज का हमारा विषय है, क्या उन सब्जियों से इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं? और अगर ऐसी सब्जियां हमारे घर में आ रही हैं तो इसका उपयोग कैसे करना है, कैसे इनसे बचना है? देखिए, आजकल जो कम दिनों में अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो जाए उस प्रकार के जो यूरिया, फास्फेट, नाइट्रोजन, इस प्रकार के केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज हम लोग अनेकों दशकों से इस प्रकार की सब्जियां और अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो अभी तो इतनी ज्यादा उसमें ऐसा समझ में नहीं आया कि ये केमिकल एक्यूट रिएक्शन या लेट में किसी प्रकार का देते हैं। लेकिन यदि वहां पर किसी प्रकार का आपने सब्जी लेकर के आ गए और उसको धो करके नहीं खाया, उसको बहुत अच्छी तरह से धोया जाता है, अगर नहीं धोएंगे तो लोग बाग खेतों के किनारे और दूसरे जानवर, सियार हैं, लोमड़ी है, कुत्ते हैं, सुअर हैं, ये सब उस कछार में और उस खेत में जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, उसमें कीटाणु होते हैं पैर से और उससे सबसे उसके पत्तों में बैठते हैं, फलों में बैठते हैं। और वो जो कीटाणु जिनको आपने धो करके नहीं खाया, सीधे सलाद है या वैसी कच्ची सब्जी है और कंटामिनेशन आपका हैंड में है और पानी का लेना देना चल रहा है और पी रहे हैं, तो वो कीटाणु अगर आपके पेट में आ गया तो कोई बचा नहीं सकता आपको। पेट में मरोड़ होगी, उल्टी होगी, दस्त होगा और सीरियस भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों को बैलगाड़ी में, कांवर में, टोकनी में रख करके लेके आते हैं, कपड़े में हो जाता है, उल्टी भी हो रही है, दस्त भी हो रही है, पीठ में टांग कर ला रहे हैं अस्पताल ओपीडी में, और वो जो लेके आया है उसको भी इन्फेक्शन हो गया है। इस प्रकार से फैलती है बीमारी। तो जब तक कि आपकी सब्जी चाहे कोई सी भी हो, गाजर, मूली, प्याज, टमाटर, गोभी, भटा, कुछ भी है, मिर्ची, हरी धनिया पत्ती, जिसको धोते नहीं है लोग बाग और सलाद में ऊपर से डाल देते हैं और बड़े खुश होते हैं खाना खाते वक्त, या बाजार का लेकर के आए हैं, उसमें कीटाणु रहता है। आप माइक्रोस्कोप से देखिए, आप जो लेट्रिन होती है, पतली होती है या बेसिकली डिसेंट्री होती है, मवाद जैसे जाता है, खून जैसे जाता है, उसमें ये सब कीटाणु पाए जाते हैं। अगर आपने पर्याप्त पूरा इलाज कंप्लीट अच्छे डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में नहीं कराया तो आपको डिहाइड्रेशन से बहुत से खतरे हैं, जान जाने के खतरे रहते हैं, कमजोरी बनी रहेगी।
हाथ पैर में ऐंठन होगा, गोटे चढ़ेंगे मांसपेशियों के, और आपको बुखार आएगा रुक रुक के, और दस्त बने रहेंगे, कभी 2 गए, कभी 4 गए, कभी फिर वो मतलब इर्रेगुलर आपका मोशन होगा, और पेट में दर्द मरोड़, खाना खाने के बाद में भागना पड़ेगा, इस टाइप से ये होते रहते हैं। सर, क्या जॉइंटिस भी इस वजह से हो सकता है? बहुत बहुत होता है जॉन्डिस। उसमें कीटाणु रहते हैं जो खाने की थाली में आ गए और पेट में चले गए, वो लिवर में जाएंगे, और वो जो बैक्टीरिया और वो जो कीटाणु रहते हैं वो उस प्रकार से उसको पीलिया का जो लेवल है उसको बढ़ा देते हैं, उसी को जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, जॉन्डिस एक साइन है, एक पहचान का लक्षण है कि आपका बाइल जो है वो रक्त में आ गया है, किसी प्रकार से कोई रुकावट हो गई है उसमें, तो आपको ये बीमार कर दिया, आपका लिवर बीमार है। आप अगर इसका इलाज नहीं कराएंगे तो जॉन्डिस से भी मौत हो जाती है। तो सर, अगर सब्जियों को जैसे धोने की बात हो रही है तो जी। या उनको घर पर लाकर ठंडे पानी से ही साफ किया जाए, या फिर कुछ ऐसा रहे कि गर्म पानी से अगर उन्हें साफ करें तो वो बेहतर? कोई जरूरी नहीं है। आपकी जो हर सब्जी है, 4-5 प्रकार की सब्जी रहती है, भटा, टमाटर, आलू, और ये सब खेतों से कछारों से आते हैं, उसमें मिट्टी लगी रहती है, धूल रहती है, उसी में कीटाणु रहते हैं। और जो लोग लेकर के आते हैं वो भी अगर टॉयलेट जाते होंगे तो साबुन से हाथ नहीं धोते वहां पर, तो वो उससे भी वो रखते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ये देखने वाली और दिखने वाली चीजें नहीं होती हैं, ना आप देखते हैं और ना दिखाई देती है। इसको तो आपको काटने के पहले धोना चाहिए। जो भी सब्जी आप खाने वाले हैं उसको धो लो पहले, धोने के बाद उसकी अच्छी धुलाई 1 बार 2 बार, क्योंकि जान है तो जहान है। नहीं तो अगर आपने सोचा कि नहीं यार ये तो सब खा लेंगे, कुछ नहीं होता, रोज खाते, पुराने लोगों से चला आ रहा है, तो आपका एक ही बार में अस्पताल में 10,000 15,000 रुपए का बिल बन जाएगा। और वो अच्छे हो गए तब तो ठीक है, और नहीं तो सीरियस रहेंगे कई बार, और नौकरी चाकरी वालों को छुट्टी लेना पड़ता है 5-6 दिन, बच्चे सीरियस हो जाएंगे, आई भी फ्लूड लगता है, कभी बेड नहीं मिली, कभी ये हो गया, बहुत दिक्कत होती। कोशिश ये करें कि गंदा खाने का उपयोग ही ना करें, गंदा भोजन कभी खाएं ना। खासकर ये कल बारात आने वाली, और आज से दाल बन गई, आज से सब्जी बन गई, आज से कढ़ी बन गई, आज ही रायता बन गया, और कल खाना है 24 घंटे बाद, उसमें कीटाणु हो जाते हैं। और वो खाते हैं लोग तो शादी के, न्योते के, निमंत्रण के, होटल के बने हुए, उसमें लोगों का पेट खराब होता है, और लोग कहते हैं खट्टी डकारें आ रही, दस्त लगने लगते हैं, पेट में मरोड़ हो रही है। सबसे ज्यादा अस्पताल पेट की बीमारियों के मरीजों से भरा रहता है। किसी को उल्टी हो रही, किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है, किसी को दस्त लग रहा है, किसी को मरोड़ आ रहा है, किसी को पेसिलरी डिसेंट्री हो रही है, पेचिस हो रही है, आंव जा रही है, ये सब प्रकार की। और अगर ये ठीक नहीं होती है तो ये क्रॉनिक हो जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है, बैक्टीरिया आपके और कहीं भी जाकर के और उसका इन्फेक्शन करते हैं। अच्छी बात कही आपने कि क्या इससे जॉन्डिस भी होता है, तो इसके भी कीटाणु आते हैं और लिवर में जाकर के उसका रोग का बढ़ाते हैं, और पीलिया जैसी बीमारी हो जाती है जो जानलेवा होती है। पीलिया का अगर सही इलाज नहीं होगा तो वो जानलेवा होता है पीलिया। बिल्कुल, और कई बार ऐसे केसेस देखे भी गए हैं कि लोग ज़्यादा उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, और आखिरी में स्थिति जब ज़्यादा खराब हो जाती है तब फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए, लेकिन वो बहुत देर हो जाती है तब तक। डॉक्टर एकदम नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर आपको लक्षण है, डॉक्टर उन पर काबू पा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो फिर उसमें ज़्यादा कुछ चांसेस नहीं रहते हैं। डॉक्टर रश्मि, समय कम बचा है, एक छोटी सी जानकारी और चाहूँगा कि चूंकि हम मान रहे हैं कि हम अगर प्रदूषित खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हमें उल्टियाँ या दस्त हो गए हैं, फूड पॉइजनिंग की श्रेणी में हम उसे मान रहे हैं, लेकिन क्या कभी ज़्यादा खाना खाने से भी ऐसा हो सकता है? चूँकि हम सुबह नाश्ता भी कर लें, दोपहर को भी खा लें, फिर शाम को भी खा लें, और फिर रात में कुछ अच्छा चटपटा या पसंदीदा बन गया तो उसको भी खा लिया, और वो डाइजेस्ट हो नहीं पाया, हम कहीं घूमने फिरे नहीं, बैठे बैठे खा लिया, उसके बाद ये उल्टी या दस्त हो गए, तो क्या वो भी फूड पॉइजनिंग ही रहेगा, या उसे फिर हम कुछ और अलग कहें? नहीं, बिल्कुल देखिए जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा होता है, और हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है कि दिन में 4 खाया, और बहुत डेफिनेटली ये चीज हो सकती है। ऐसी कंडीशन में लोगों को इनडाइजेशन होता है, हाइपर एसिडिटी होने लगती है, पेट में जलन होने लगती है, ये सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके बाद ऐसे सिम्टम्स बिल्कुल आ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको छोटी सी भी बात बताना चाहूंगी, जैसे कि अभी बात हो रही कि क्या हमें डायरिया के पेशेंट में भी जॉन्डिस मिल सकता है, क्या फूड पॉइजनिंग में भी जॉन्डिस हो सकता है? जी बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए एक ऐसा वायरस है जो कि फीको ओरल ट्रांसमिशन रहता है,
मतलब हमारे पैखाने से गंदगी हमारे मुंह तक पहुंचती है किसी न किसी रूप में। तो ऐसे पेशेंट्स को लूज मोशन होते हैं और इसके अलावा डायरिया भी प्रेजेंट कर सकता है। तो एक तो ये बात रही। दूसरा, एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूंगी लोगों को कि देखिए, जो भी हम खा रहे हैं पहले तो सही मात्रा में हो, साफ सफाई हो, आपके हाथों की सफाई हो, जिस बर्तन में खा रहे हैं वो बर्तन साफ हो, जो पी रहे हैं वो बिल्कुल साफ हो। अगर हम ये सारी की सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम फूड पॉइजनिंग से बहुत हद तक बच सकते हैं, इस बीमारी को अपने आप से दूर रख सकते हैं। तो मेरा संदेश है कि सफाई बहुत जरूरी है, वो हमें फूड पॉइजनिंग से डेफिनेटली बिल्कुल। बचा और सकती है। सब्जियों को बाजार से लाते हैं, वहां से उनकी सफाई की प्रक्रिया शुरू, आपके किचन के बर्तन, आप जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं उन सब की साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना कीमती वक्त और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये जानकारी काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने किचन पर पूरी फोकस करना होगा कि हम क्या खा रहे हैं और कितनी सफाई के साथ वो बन रहा है। हमारे पास किचन में गंदगी तो नहीं है, मच्छर तो नहीं पनप रहे, कहीं कोई ऐसा सामान तो हमने नहीं रख दिया है जो हम रख कर भूल गए और शायद वो अब बदबू मार रहा हो, उसमें जो जीवाणु है वो उत्पन्न हो गए हो, बैक्टीरिया उत्पन्न हो गए हो। तो ये सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। दूसरी चीज़, फ्रिज में ज़्यादा समय तक चीज़ों को रख कर नहीं खाना है। और खास करके जो एक सलाह आपको दी गई है कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या, उल्टी से संबंधित, दस्ते से संबंधित समस्या होती है तो आप ORS अपने घर पर ही बनाकर उसको ले सकते हैं। और अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें दिखाइए और अपने स्वास्थ्य को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।